लास्ट लेक्चर में हमने सीखा एनाटॉमिकल प्लेन, राइट। कौन से प्लेन है? Sagittal plane, frontal plane, and transverse plane. ट्रांसवर्स। सजाइटल प्लेन क्या करता है? Sagittal plane means left and right. हाँ, जो बीच में बॉडी हाँ को मतलब लाइक सेंटर से डिवाइड करता है सेंटर से एंड हाँ, राइट में, राइट। लेफ्ट एंड राइट, यस। फ्रंटल प्लेन क्या करता है? फ्रंटल फ्रंट एंड बैक उसमें फ्रंट एंड आएगा। बैक डिवाइड्स इंटीरियर, बॉडी। डिवाइड्स करता है। एंड पोस्टीरियर। यस, इंटीरियर इंटीरियर एंड एंड पोस्टीरियर, राइट। पोस्टीरियर। और हॉरिजॉन्टल क्या करता है, या ट्रांसवर्स प्लेन? टॉप एंड बॉटम हाँ, अपर लिम्ब बीच एंड में से लोअर डिवाइड। लिम्ब। हाँ, लोअर। ये क्यों होते हैं, प्लेन्स क्यों होते हैं, क्या जरूरत होती है? क्योंकि पूरी ह्यूमन बॉडी को प्रिसाइज स्टडी करने के लिए आसानी हो, इसलिए उसको कुछ हिस्सों में बांट दिया जाता है ताकि अच्छे से पढ़ सके, सेक्शन बाय सेक्शन, राइट। इसलिए प्लेन्स होते हैं। ये क्या है? एक हाइपोथेटिकल पार्टीशंस है, राइट। समझ में आया? ये पढ़ा था हमने। इसके नोट्स वहां पे अवेलेबल है, पढ़ लीजिएगा से। तो तर एक विचारायचं होतं. बोलिए ना। हे काल मॅमनी आम्हाला ते फ्रंट किक आणि सुपरमॅन असे दोन पोझिशन शिकवल्या ना. हाँ हाँ। तर त्याच्यामध्ये ऍडक्शन हे होईल ना, म्हणजे फ्रंट किक जी येते ती ऍडक्शन होईल आणि ऍबडक्शन म्हणजे सुपरमॅनची पोझिशन असं ना. नहीं नहीं, नहीं होना। वैसे नहीं होगा। अडक्शन यानी कि टुवर्ड्स मिड लाइन, जो भी एक्शंस है टुवर्ड्स मिड लाइन, अच्छा, हाँ हाँ हाँ. फ्रॉम राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, समझ गए? टुवर्ड मिड ओके, लाइन। हाँ हाँ. ओके लैटरल ओके. रेजिस वाला है, लैटरल रेजिस वाला, ये एडक्शन हो जाएगा। चेयर पर बैठ के हम घुटनों में जो स्पेस है वो रिड्यूस करते हैं, ऐसे पैर हिलाते हैं, वो एडक्शन एबडक्शन का पोजीशन है। ये एडक्शन एबडक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। कुछ एक टर्म्स समझ लीजिए। एडक्शन एबडक्शन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, एडक्शन एबडक्शन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, सुपिनेशन प्रोनेशन, सुपिनेशन प्रोनेशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, सुपिनेशन, प्रोनेशन, एडक्शन, इंडक्शन। स्क्रीन पे लिखा है मैसेज में, लिखना ना हो तो वहां से स्क्रीनशॉट कर सकते हो। प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन, रोटेशन होता है ना? रोटेशन, रोटेशन में क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज,
स्क्रीन पे ना, जब हम सोशल मीडिया एक्सप्लोर करते हैं, हम देखते हैं तरह तरह की एक्टिविटीज की जाती है। कुछ एक मतलब जब आप जैसे जैसे आप साइंस पढ़ते जाओगे, आपको समझ में आएगा कि आपके अराउंड इतनी बेवकूफ चीजें घटित हो रही है, या इतनी बेवकूफी भरी चीजें स्क्रीन पे करवाई जाती है लोगों को गुमराह करके, एक्सरसाइज के फॉर्म में। और कुछ एक मतलब एक फिटनेस प्रोफेशनल अगर पढ़ा लिखा नहीं हो तो उसमें ज्यादा नुकसान किसका होता है? जो स्क्रीन पे उसके साथ परफॉर्म कर रहा है उसका होता है ना। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी ने स्केलेटन सिस्टम नहीं पढ़ा है, या किसी ने एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी है, तो अगर किसी क्लाइंट को, पेशेंट को किसी तरह की मेडिकल कंडीशन हो, मान लीजिए किसी का इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्वेल हुआ है, डिस्क बल्ज है, और ऐसी हालत में अगर आप बिना एनाटॉमी फिजियोलॉजी जाने उस व्यक्ति को जो भी आपका एक्सरसाइज प्रोटोकॉल है वो अप्लाई कर रहे हो, तो ऐसी सूरत में उस व्यक्ति को इंजरी होना, या जो ऑलरेडी इंजरी है उसमें एग्रीवेशन या इलिवेशन दिखना पॉसिबिलिटी है ना। मतलब नए नए से एंटर किए हुए फिटनेस प्रोफेशनल्स, तो आप देखोगे कि उनके एक्सरसाइज फॉर्मेट जो होते हैं वो काफी जर्की होते हैं, है ना। फास्ट करो, पसीना निकले, है ना। पसीने को फैट लॉस से जोड़ा जाता है। फला फला फूड से, किसी एक फूड सब्सटेंस से एक्सरसाइज को जोड़ा जाता है। थाइज थाइज की एक्सरसाइज करोगे तो थाइज के फैट्स रिड्यूस हो जाएंगे, टमी की एक्सरसाइज करोगे तो टमी के फैट्स रिड्यूस हो जाएंगे। इस तरह के मिथ्स या रूमर्स फैलाए जाते हैं, या कुछ एक नहीं जानते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, या फिर कुछ एक ऐसे होते हैं जो जानते हैं सारा साइंस, लेकिन जिस क्लाइंट को वो केटर करते हैं वो क्लाइंट उतना पढ़ा लिखा नहीं है, इस कारण उसी तरह से करवाना पड़ता है। समझ रहे हो? जैसे कि वेट लॉस और फैट लॉस, अब ये बहुत मुश्किल है लोगों को समझाना कि एक वेट लॉस और फैट लॉस में क्या फर्क होता है ना। खैर, तो ये पढ़ा हमने लास्ट वीक में, जिससे एक मतलब एनाटॉमिकल प्लेन यानी कि हाइपोथेटिकल पार्टीशंस, जिससे ह्यूमन बॉडी को पढ़ने में आसानी होती है। राइट। हम प्रिसाइजली एक साइज बाय साइज बॉडी को पढ़ते हैं। तो आज हम एनाटॉमी के कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे, और उस पे जाने से पहले हम पढ़ेंगे वर्टिब्रल कॉलम। कईयों ने पढ़ा होगा या देखा होगा इस तरह का डायग्राम जो स्क्रीन पे दिख रहा है स्क्रीन पे। तो ये जैसे एक घर होता है, घर में उस घर को होल्ड करने के लिए, उस छत को होल्ड करने के लिए कोई एक पिलर होता है सेंटर में, जो उस घर को स्टेबिलिटी देने का काम करता है। राइट, उस कंस्ट्रक्शन को स्टेबिलिटी देने का काम करता है। ठीक उसी तरह से ठीक उसी तरह से वर्टिब्रल कॉलम ये पूरी बॉडी को स्टेबिलिटी देने का काम करता है। शुरू कहाँ से होता है? स्कल के ठीक नीचे से, है ना, रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं। स्कल के ठीक नीचे से यहां से शुरू होता है टिल टेलबोन, टेलबोन तक ये होता है। इन टोटालिटी 33 वर्टिब्रेज होते हैं। वर्टिब्रे पूरे सेक्शन को कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, सिंगल को कहते हैं वर्टिब्रे। तो 33 वर्टिब्रेज होते हैं इसमें, सेक्शन वाइज होते हैं। इसको डिवाइड किया गया है सेक्शन वाइज। जैसे कि सेवन सर्वाइकल, सेवन सर्वाइकल C1 से लेके C7 तक, सेवन सर्वाइकल, है ना। मुझे सर्वाइकल है
इस तरह से किसी से आप सुनते होंगे। तो सर्वाइकल सभी को होता है, स्पॉन्डिलो स्पॉन्डिलोसिस या स्पॉन्डिलाइटिस, ये उसमें बीमारी होती है ना। सर्वाइकल सभी को होता है, या मुझे सर्वाइकल में इश्यूज है। तो ये इश्यूज होते क्यों है? क्योंकि मसल एट्रोफी हुई है उस पर्टिकुलर एरिया में। जैसे स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड होता है, नेक का मसल, तो उसमें अगर मस्कुलर एट्रोफी हो जाती है तो क्या होता है? मसल का एक काम है बॉडी को मोबिलिटी देना और उसके साथ साथ स्टेबिलिटी देना, ये काम है मसल्स का, राइट। अगर मसल स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो क्या होगा? बोन्स एक दूसरे पे इंपैक्ट करेंगे, समझ गए? तो जब नेक के सराउंडिंग मसल जो है उनका उनकी एट्रोफी होती है तो क्या होता है? ये दो जो वर्टिब्रे है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस होने लगता है, या उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, और उसमें से जो नर्व सेंसेशन देती है वो नर्व कंप्रेस हो जाती है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? कुछ एक हद तक चींटियां दौड़ना, सुन्न होना, हाथ, ये चीजें महसूस होती है, या नेक में गर्दन में पेन रहना। उसी कारण आ, सर दर्द भी होना, इस तरह के कुछ सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। स्ट्रेस महसूस होना दिन भर, तो इस तरह के सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि नेक मसल की एट्रोफी हुई है। एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी, क्या पढ़ा था हमने? एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी यानी क्या? हाइपरट्रॉफी मसल मसल में जो इंक्रीज आता है, मसल का जो स्ट्रेंथ और साइज इंप्रूव होता है, रिकंस्ट्रक्शन कह सकते हैं इसको, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी। एट्रोफी क्या होता है? घटना, घटना यानी एट्रोफी। एज रिलेटेड मसल डिजेनरेशन, सार्कोपेनिया। सार्कोपेनिया में हमने पढ़ा क्या होता है? एट्रोफी, राइट। समझ में आ रहा है? तो जब बॉडी को दो सेक्शन में डिवाइड किया जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, इस तरह से दो पार्ट हमें दिखाई देते हैं, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब यानी अपर बॉडी, लोअर लिम्ब यानी लोअर बॉडी। दो सेक्शन में बॉडी डिवाइड हो जाती है। ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे अपर बॉडी या अपर लिम्ब कहा जाता है, नीचे वाला जो है उसे लोअर लिम्ब कहा जाता है। और ये ओपन चेन ऑर्गन्स जो है, या ओपन चेन बॉडी पार्ट्स जो है, जिसमें हाथ पैर के बॉडी पार्ट्स होते हैं, इन सभी को जोड़े रखने का काम कौन करता है? बीच में जो वर्टिब्रा है ना, वर्टिब्रल कॉलम है। 33 वर्टिब्रेज होते हैं। कुछ एक पुरानी मेडिकल बुक्स है जिनमें 35 का भी मेंशन किया गया है। 35। कुछ एक योगा थेरेपीज की भी बुक होगी जिसमें 35 का होगा। ग्रेस की कुछ पुरानी एडिशंस है उसमें भी 35 लिखा है। अब ऐसे क्यों किया गया है, मतलब इतना प्रिसाइज क्यों नहीं है ये नंबर? कुछ एक में 33 लिखा है, कुछ एक में 35 लिखा है। तो इसकी वजह यह है कि शायद, मतलब आई एम नॉट श्योर, पर शायद आने वाले 10-15 साल में इनको एक कैलकुलेट किया जाएगा, ना कि अलग अलग किए जाएंगे। सैक्रम और कॉसिक्स जो है ये अलग अलग कैलकुलेट होते हैं। और इनमें भी जो डिस्क है, क्योंकि इनके बीच में आपको कहीं पे इंटरवर्टिब्रल डिस्क नहीं दिखेगी, है ना। ह्यूमन जिस तरह से इवॉल्व हो रहा है तो अभी इसकी जरूरत नहीं है ना। ये एक पूंछ की तरह काम करता था बैलेंस करने के लिए, राइट। तो हम इस हद तक इवॉल्व हो चुके हैं कि हम अपनी बॉडी का बैलेंस बना सके। एक अगर कुत्ते की पूंछ देखोगे आप तो उसमें बिल्कुल एंड पॉइंट तक पूंछ के बीच में आपको
मूवमेंट दिखेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी दिखेगी, है ना। दुम अगर ऐसी वो टेढ़ी कर लेता है तो आपको दिखाई देगी। या जितने भी लंबी पूंछ वाले जानवर है उनमें आपको इसके बीच में डिस्क दिखाई देगी जो मोबिलिटी देने का काम करती है। अब यहाँ पे किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं नजर आएगा, इससे ऊपर होगा जहां डिस्क होती है ना। इंटर वर्टिब्रल डिस्क, है ना, दो वर्टिब्रे के बीच में ये क्या करती है, कुशन का काम करती है। अगर ये ना हो तो क्या होगा, पॉस्चर जो है वो फिक्स हो जाएगा, है ना। समझ गए। या ये बोन जो है ये हार्ड मटेरियल से बना हुआ है, मिनरल्स, हार्ड मिनरल्स से बना हुआ है। बोन्स किस तरह से होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। मान लीजिए बोन्स एक दूसरे के ऊपर रेस्ट है, तो वो मूवमेंट करेंगे तो ज्यादा फ्रैक्शन होगा, है ना। आप अगर आपके पास मोपेड होगी तो किसी दिन उसमें से जो ऑयल है उसका, इंजन ऑयल, वो पूरी तरह से निकाल दीजिए, ड्रेन आउट कर दीजिए और उसको चला के देखिए क्या हो जाएगा। ल्यूब्रिकेशन ना होने के कारण जो पार्ट है, हार्ड पार्ट है, एक दूसरे से फ्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। और क्या होगा, उससे फ्रैक्शन बढ़ेगा, स्लाइड नहीं कर पाएंगे, फ्रैक्शन बढ़ेगा, है ना। और क्या होगा, इंजन के एक पार्ट दूसरे पार्ट पे घिस कर ब्लॉक हो जाएंगे, है ना, एक दूसरे से चिपक जाएंगे। फ्लोर पे अगर पानी पड़ा हो तो पैर फिसल जाता है ना। ठीक इसी तरह का मेथड इंजन ऑयल यूज करके अंदर किया जाता है। या ठीक इसी तरह का मेथड यहाँ पे बोन्स के बीच में दिखाई पड़ता है। जितने भी जॉइंट्स हैं बॉडी में जिसमें मोबिलिटी होती है, उनमें एक फ्लूइड होता है ना, और एक कार्टिलेज होता है। जितने भी जॉइंट्स है उसमें आपको कार्टिलेज देखने मिलेंगे, जो क्या काम करते हैं, बोन्स को एक दूसरे पे रेस्ट होने से रोकते हैं और बीच में सस्पेंशन का भी काम करते हैं। सस्पेंशन, जो पुरानी टेक्नोलॉजी की साइकिल्स है वो अगर आप चलाते हो तो आपको महसूस होगा कि अगर किसी गड्ढे में या उबड़ खाबड़ रास्ते में साइकिल चल रही है तो उतना ही इंपैक्ट ऊपर बैठे राइडर को भी महसूस हो रहा है, एज कंपेयर टू न्यू जनरेशन साइकिल। जो नई जनरेशन की अपडेटेड साइकिल्स है उनमें क्या किया गया है, शॉक एब्जॉर्बर्स लगाए गए हैं। शॉक एब्जॉर्बर्स, शॉक को एब्जॉर्ब करने वाले। तो ठीक इसी तरह से बॉडी में भी ये जो कार्टिलेजेस है ये कुछ हद तक शॉक एब्जॉर्ब करने का और स्लाइडिंग का, बोन्स को स्लाइड करने का काम करते हैं। ठीक इसी तरह से जो मसल्स होते हैं वो भी शॉक एब्जॉर्बर्स का काम करते हैं। अब कुछ रिहैब के या थेरेपेटिक एक्सरसाइज के प्रोटोकॉल्स अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब किसी नी इंजर्ड पेशेंट जो होता है, जिसके नी में प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को क्वाड्रिसेप्स की, हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराई जाती है। वजह क्या होती है, अगर मसल स्ट्रेंथन होता है तो बोन्स पे आने वाला इंपैक्ट वो खींच लेगा, राइट। और साथ ही में जो फ्रैक्शन है, जो घर्षण है दो बोन्स के बीच में, वो कुछ हद तक रिड्यूस हो जाएगा, है ना। बोन्स का जो इम्पैक्ट एक दूसरे पे आ रहा है या बॉडी वेट का जो इम्पैक्ट जॉइंट पे आ रहा है, मसल स्ट्रेंथन होने के कारण, मसल मजबूत होने के कारण वो क्या कर रहा है, जिस तरह से बाइक में, कार में शॉक एब्जॉर्बर्स लगे होते हैं जो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मसल ठीक इसी तरह से उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। तो वर्टिब्रा का रोल क्या है, पूरी बॉडी को जोड़े रखना। साथ ही में जो आप फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट करते हो, आप योगा सिखाते वक्त या किसी भी तरह का एक्सरसाइज प्रोटोकॉल अपने पेशेंट को, क्लाइंट को या स्टूडेंट को अप्लाई करते वक्त जो भी मूवमेंट सजेस्ट करते हो, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग या फिर साइडवेज बेंडिंग करते हो आप, है ना, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये वर्टिब्रा का जो स्ट्रक्चर बना है उसी वजह से वो मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है। या मान लीजिए इसके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क नहीं है तो क्या होगा, आपका वर्टिब्रा तना हुआ होगा,
है ना। आगे की तरफ झुकने लग जाओगे तो झुकेगा नहीं, पुष्पा वाला नहीं, है ना। तो ये झुकेगा नहीं, क्यों झुकेगा नहीं साला? क्योंकि वर्टिब्रल क्योंकि इंटरवर्टिब्रल डिस्क नहीं होगा उसमें, इसलिए नहीं झुक रहा है वो। लेकिन यहाँ पे बॉडी में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है तो ये झुकेगा, फॉरवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड भी झुकेगा, और साइड बेंडिंग करते वक्त भी झुकेगा। इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी भी है ना। और अगर ट्विस्टिंग करते हैं तो वो भी पॉसिबल होगा, है ना। समझ गए। तो आगे की तरफ अगर झुक रहे हो तो वो हो जाता है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन यानी जॉइंट का एंगल रिड्यूस करना, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन यानी जॉइंट का एंगल रिड्यूस करना, फ्लेक्शन। एल्बो का फ्लेक्शन हो रहा है बाइसेप मसल की वजह से, है ना। ब्रैकाराइडियलिस की वजह से प्रोनेशन एंड सुपिनेशन पॉसिबल हो रहा है ना। प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। बाइसिपिटल अपेंडिसिस से ओरिजिन होता है, रेडियल ट्यूबरोसिटी में इंसर्ट होता है। मसल के ओरिजिन और इंसर्शन, ओरिजिन पॉइंट और इंसर्शन पॉइंट। ओरिजिन क्या है? मान लीजिए घर में एक बेसिन का पाइप होता है, बेसिन का पाइप। इसको आप इमेजिनेशन में रखिए, जब भी आप मसल के बारे में मेमोराइज करते हैं इसको इमेजिनेशन में रखिए। बेसिन का पाइप होता है, नया होता है, इतने से पैकेट में आता है। घर लाने के बाद उसको हम स्ट्रेच करके लंबा कर देते हैं और फिर फिट कर देते हैं, है ना। तो वो वहां पे जितनी साइज है, टॉप बेसिन के टॉप से लेके बॉटम तक जहां इंसर्ट होता है वो नीचे, वहां तक उस साइज में वो एडजस्ट हो जाता है ना। क्योंकि उसकी जो लेंथ है वो कम ज्यादा करने की वहां पे ऑप्शन होता है। मतलब जिस तरह से उसको कंप्रेस कर दो तो वो शॉर्टनिंग हो जाता है उसका। मसल ठीक उसी तरह से होता है। अब इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है? जहां टॉप में बेसिन में लगा है, मान लीजिए वो ओरिजिन पॉइंट है। और इंसर्शन पॉइंट क्या है? नीचे जहां ड्रेन में लगा है। ड्रेन की तरफ से आप अगर आप उसको ऊपर की तरफ पुश करते हो तो वो क्लोज होता जाएगा, है ना। जिस तरह से मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन। कॉन्ट्रैक्शन यानी शॉर्टनिंग, राइट। फ्लेक्शन यानी शॉर्टनिंग, एक्सटेंशन यानी लेंथनिंग, शॉर्टनिंग, लेंथनिंग। यहां एक और कॉन्सेप्ट जन्म लेता है कॉन्ट्रैक्शन के टाइप्स का। कॉन्ट्रैक्शन यानी शॉर्टनिंग हमने पढ़ा, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन में भी कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला जो आता है वो होता है कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा वाला होता है इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। और तीसरा वाला है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब तीनों को पेशेंट की कंडीशन से या पेशेंट की या स्टूडेंट की फिजिकल कंडीशन से जोड़कर इस्तेमाल किया जाता है ना। मान लीजिए किसी व्यक्ति को जॉइंट रिलेटेड इश्यूज है, जॉइंट में पेन है, ओवर 55 या 50 है, आर्थराइटिस की हिस्ट्री है, किसी तरह के जॉइंट पेन है। तो इस केस में अगर आप उनको कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वाली एक्सरसाइज दोगे, राइट, इस केस में अगर आप उनको कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वाली एक्सरसाइज दोगे तो क्या होगा? जॉइंट में जो है प्रेशर बढ़ेगा या पेन बढ़ेगा, है ना। क्योंकि मोबिलिटी हो रही है, ऑलरेडी ड्राइनेस है कार्टिलेजेस में,
और उसमें आप मूवमेंट को विथ रेजिस्टेंस करने पे मजबूर कर रहे हो, तो ऐसे केस में क्या होगा? पेन बढ़ने लग जाएगा, एग्रीवेट कर जाएगा पेन। इसलिए इसलिए ऐसी केस में या ऐसे पेशेंट को या स्टूडेंट को क्या सजेस्ट किया जाता है? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। एक मिड पॉइंट पे आप होल्ड करके रखिए। मान लीजिए एक्सरसाइज का फॉर्मेट है हमारा डंबल कर्ल। डंबल कर्ल वाली एक्सरसाइज है। ये मैंने डंबल पकड़ा है और मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं। तो मैं डंबल उठा के मिड पॉइंट पे होल्ड करूंगा टिल द फेलियर, जब तक मेरा हाथ थककर नीचे ना गिरने लग जाए, फेलियर तक। ठीक है। अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहा हूं तो ये क्या था? कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसको जब कंट्रोल के साथ मैं नीचे रिलीज कर रहा हूं, वजन नीचे की तरफ खींच रहा है लेकिन मैं कंट्रोल से छोड़ रहा हूं, तो इसको कहते हैं इसेंट्रिक। समझ गए? कॉन्सेंट्रिक, ऊपर उठा रहा हूं, शॉर्टनिंग कर रहा हूं, लेंथनिंग कर रहा हूं, तो उस फेज को कंट्रोल के साथ नीचे की तरफ जा रहा हूं, इसको कहेंगे इसेंट्रिक। और अगर रेजिस्टेंस को ऐसे होल्ड करके रख रहा हूं एक पोजीशन में फेल होने तक, 12 सेकेंड, 13, 14, 15, वट एवर टाइम इज देयर, एक टाइम आएगा कि आप पकड़ नहीं पाओगे, है ना? मान लीजिए कि कुछ एक ग्रोसरी बैग है या कुछ है जो लंबा है ऐसे, तो आप उसको ऐसे बीच में पकड़ के रखते हो कि नीचे जमीन को टच ना हो। एक टाइम के बाद हाथ थक जाता है और वो छूटने लगता है, क्योंकि उस मसल का, जिस मसल ने उसको होल्ड करके रखा था, उसका आइसोमेट्रिक फेलियर आया था। फेलियर यानी मसल फेल होने की कगार पे था। राइट। जब आप जिम में जब एक्सरसाइज की जाती है, मान लीजिए कि कोई अ, नौजवान है, वो जिम में एक्सरसाइज कर रहा है और बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहा है, डंबल कर्ल। डंबल कर्ल, हाथ में डंबल पकड़ा हुआ है, बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहा है। ये कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है ना? शॉर्टनिंग कर रहा है। वो ऊपर ले जाते वक्त कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, नीचे ले आते वक्त इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। बेनिफिट, मसल हाइपरट्रॉफी के बेनिफिट दोनों सूरत में मिल रहे हैं उसको। लेकिन आपने कई बार देखा होगा ये रील्स में या वीडियोस सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, क्या किया जाता है? ऐसे जर्क दे दे के वेट्स उठाए जाते हैं और फिर खत्म किया जाता है। इसको अगर और साइंटिफिक किया जाए या कम एक्सरसाइज या कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेने हो, तो क्या करना होगा? जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तब लिफ्टिंग के वक्त भी फोकस करो और रिलीज करते वक्त भी फोकस करो, ताकि आपको कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन दोनों के बेनिफिट्स मिले। समझ रहे हो? कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट। ये प्रिंसिपल आप ध्यान में रखिए, क्योंकि जब जब आप एरोबिक ट्रेनिंग परफॉर्म करवाओगे, जो जो एक्सरसाइजेस आप परफॉर्म करवाओगे, चाहे वो नी अप हो, साइड नी अप हो, साइड किक हो, है ना, तो रिदम के साथ सिंक्रोनाइज करने के बाद आपको समझ में आता है कि मूवमेंट करते वक्त आपकी भागदौड़ नहीं हो रही है और आप कॉन्शियसली लिफ्टिंग कर रहे हो और कॉन्शियसली लैंडिंग कर रहे हो। जो टैप वाली एक्सरसाइज बताई जाती है, 1, 2, 8, 7, 6, 5, 4, 3, राइट, तो उसमें आप बीट को पकड़ने के चक्कर में क्या करते हो? पैर पीटने लग जाते हो, है ना? ऐसी सूरत में जिस क्लास में रबर का फ्लोरिंग लगा है, उनका जो प्लांटर का पोर्शन है आगे का, मान लीजिए ये मेरे पैर की उंगलियां है, उनका प्लांटर का जो पोर्शन है जो रेस्ट होता है आगे, एक सेकेंड, ये जो पोर्शन है प्लांटर का, ये जो प्लांटर का पोर्शन है आगे का, है ना, यह पेन शुरू हो जाता है क्योंकि ये बोन हर्ट होने लग जाता है। ये प्रिकॉशन या कॉशन आपने एक्सरसाइज में देखने हैं जब भी आप किसी को करवाते हो।
है ना? ऐसे ना हो कि एक्सरसाइज के नाम पे कुछ गलत चीज हुई है और और उस व्यक्ति को किसी प्रॉब्लम से बाहर निकालने की बजाय आपने प्रॉब्लम में डाल दिया। समझ गए? बीट्स पकड़ने के चक्कर में, बीट्स इंपॉर्टेंट है लेकिन इतने भी नहीं कि बॉडी को सफर करना पड़े, है ना? या फिर या फिर कुछ एक केस में लैंडिंग पोजीशन अगर ठीक ना हो तो कैल्केनियस को या हिल बोन जो होता है उसमें इम्पैक्ट आने की वजह से बार बार, क्योंकि आप लगातार टैप कर रहे हो ना, तो हिल में पेन हो जाता है। इसलिए बेयरफुट किसी को भी सजेस्ट नहीं करना है। ठीक है? शूज पहनकर ही किया करे, और टैप के साथ में पैर नीचे पटकने की आवाज ना आए। वो टैप जो होता है वो लिफ्टिंग का टैप होता है। ये प्रैक्टिस के साथ आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। वो जो टैप होता है नियब वाला, 8 7, तो वो 8 होता है तो वो लिफ्ट करने वाला 8 होता है, ना कि टैप करने वाला। सिखाते वक्त इसी तरह से सिखाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे आपको उसको इवॉल्व करना है। अगर आप पटकने वाला कर दोगे तो आप महीने भर में किसी के घुटने तोड़ दोगे। ठीक है? तो अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट कर रहा है, नी अप कर रहा है, और वो अगर म्यूजिक के साथ सिंक्रोनाइज, इसलिए ध्यान रखना है कि एक वक्त आता है जब आप प्रो हो जाओगे। काफी सारे जो एरोबिक ट्रेनर्स हैं उनमें ये प्रॉब्लम मैंने देखी है। जब प्रो लेवल पे चले जाते हैं तो वो एक माइंडसेट बिल्ड किया जाता है, या एक माइंडसेट बिल्ड हो जाता है उनका, कि मैं फास्ट बीट का म्यूजिक करूंगी, स्पीड से करूंगी। समझ रहे हो? जिसमें होता क्या है, आपको जो कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन दोनों का बेनिफिट मिलता है वो नहीं हो पाता है। जो भी आपका घंटे भर का जो भी आपका घंटे भर का या 30 मिनट्स 20 मिनट्स का अरबिक का सेशन होता है, उसमें जो कुछ चीजें आप परफॉर्म करते हो वो हाईली मीनिंगफुल हो, हाईली साइंटिफिक हो। उसमें ये माइंडसेट बिल्कुल ना हो कि स्क्रीन पे सिर्फ किसी सॉन्ग पे परफॉर्म करना है और पसीना निकालना है। ये माइंडसेट ना हो। प्योरली उसमें एरोबिक एक्टिविटी हो, कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस बढ़े, साथ ही में मस्कुलर स्ट्रेंथ और मस्कुलर इंड्योरेंस भी बढ़े। साइंटिफिक होना जरूरी है। तो कुछ एक टाइम बाद जब आप यूज टू हो जाते हो तो आपको लगता है कि जहां मैं 110 बीट्स पर मिनट का म्यूजिक लगा रही थी या उस पर परफॉर्म कर रही थी, मैं 120 की तरफ जाऊं, मैं 130 की तरफ जाऊं, 135 की तरफ जाऊं। ज्यादातर अब ये जो आप सोशल मीडिया पे ड्रामा देखते हो ना, अरबिक्स के नाम का, मोस्टली म्यूजिक 135 बीट्स पर मिनट या उससे ऊपर होता है। और होता क्या है, इससे बॉडी एक्सर्शन मोड में चली जाती है ना? आप पसीना तो बहा देते हो लेकिन एक्सरसाइज नहीं होती है। बॉडी की एक्सरसाइज होना और फटीग होना एक्सरसाइज, एक्सर्शन होके फटीग होना, दो अलग चीजें हैं। समझ गए? तो इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन दोनों के बेनिफिट्स अगर लेने होंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि म्यूजिक जो है वो 125 बीट्स पर मिनट को एक्सीड ना करे। ठीक है? म्यूजिक सिलेक्शन करते वक्त एक चीज और आप ध्यान में रखिएगा कि म्यूजिक जितना साफ सुथरा होगा सुनने में, डजेंट मैटर हिंदी है, मराठी है, या इंग्लिश है, अरबिक है, किसी रीजन का हो, सुनने में क्लीन हो जिसके बीट्स क्लीन हो। आप अगर ईडीएम या साइकेडेलिक लगाते हो तो उसमें भी 130 बीट वाला म्यूजिक होता है, लेकिन बहुत लाउड और लाउड होता है वो बहुत सुनने में। उतना ही लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो जाती है ना? मिक्स बीट होते हैं, ओवरलैप बीट होते हैं, तो समझने में प्रॉब्लम हो जाती है।
म्यूजिक सिलेक्शन के प्रति पर्टिकुलर रहना है। वजह यह है कि म्यूजिक के बीट क्लीन हो और साथ ही में वो 120 या 125 से एक्सीड ना करे। 125 या 120 स्टैंडर्ड रेशो, इससे कम का करोगे तो मजा नहीं आएगा, इससे ऊपर का करोगे तो मजा किरकिरा हो जाएगा और खराब हो जाएगा। समझ रहे हो? अब रही बात एक्सरसाइज की और पसीना निकालने की, है ना। तो मैं हर बार कहता हूं कि आप गर्म पानी पी लीजिए या गुनगुना पानी पी लीजिए और कंबल ओढ़ के सो जाइए, बहुत सारा पसीना निकलेगा। राइट। पसीना ही निकालना है तो एक कार जब चलती है रोड पे तो इंजन फ्रैक्शन की वजह से हीट हो रहा है ना। इसलिए उसका कूलेंट का सपोर्ट दिया जाता है कि इंजन ठंडा रहे और परफॉर्म अच्छा करे। समझ रहे हो? इंजन हीट होके अगर परफॉर्मेंस उसका रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब कुछ गलत हो रहा है। बॉडी की केस में भी उसी तरह से है। बहुत सारा पसीना निकल रहा है क्योंकि बॉडी टेम्परेचर रेज हो रहा है। इस कारण जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एक लेयर फॉर्म कर रहे हैं स्किन के ऊपर, और हवा में जो मॉइस्चर है या हवा में जो ठंडा है, हवा हवा का जो टेम्परेचर है वो एब्जॉर्ब कर रहा है और बॉडी को ठंडक देने की कोशिश कर रहा है। इसका फैट लॉस से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। समझ रहे हो? बल्कि एक एक रिसर्च में इस तरह से पाया गया कि जो लोग कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में एक्सरसाइज करते हैं, कि बॉडी टेम्परेचर को रेज होने से बचाते हैं, उनकी केस में एक्सरसाइज और अच्छी होती है ना। गाड़ी का इंजन अगर मेंटेन रहेगा अपने टेम्परेचर को, तो क्या होगा, गाड़ी अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। ठीक एक्सरसाइज की केस में है ना। या फिर एक लैक्टिक टॉलरेंस जोन होता है। जब फ्यूल बर्न करती है बॉडी तो लैक्टिक एसिड रिलीज करती है, फ्री रेडिकल्स रिलीज करती है, जो बहुत हार्मफुल होते हैं, है ना। तो एक्सरसाइज करते वक्त इन चीजों का बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है कि बॉडी एक्सर्ट ना हो, है ना। एक्सरसाइज करके थकना और बॉडी को एक्सर्शन मोड में लेके जाना, ये दो अलग चीजें हैं। बल्कि रिसर्च ये कहता है कि बॉडी एक्सर्शन मोड में ना चली जाए और अच्छे से परफॉर्म करे, आपका कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस अच्छा रहे, स्ट्रेंथ और मस्कुलर इंड्योरेंस बढ़े। एक्सरसाइज का मतलब हम ये निकालते हैं, है ना, या ये होना चाहिए, ना कि पसीना बहाना होना चाहिए। तो जो एम कर रहे हैं वो गलत है, वो अनसाइंटिफिक है। समझ रहे हो? तो जब आप बीट्स को एक लिमिट तक हाई करते हो, स्पीड करते हो, तब आपको इसेंट्रिक और आइसोमेट्रिक दोनों इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बेनिफिट्स दिखाई पड़ते हैं। कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन यानी जब आप अगेंस्ट ग्रेविटी लिफ्ट करते हो, अगेंस्ट ग्रेविटी लिफ्ट करते हो, उसको कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। टुवर्ड्स ग्रेविटी जब रिलीज करते हो, उसको होल्ड करने की जो प्रोसेस है, मान लीजिए अभी डंबल मैंने यहां पे, मुझे किसी ने यहां पे पकड़ा के दिया और मैं इसको रिलीज कर रहा हूं नीचे की तरफ, तो ये इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है। नीचे ही छोड़ रहे हैं, टुवर्ड्स ग्रेविटी ही जा रहा है वो, लेकिन उसको एक कंट्रोल के साथ नीचे छोड़ा जा रहा है जिसमें मसल का इन्वॉल्वमेंट है। अब मान लीजिए कि मसल में ये प्रोसेस ना होता, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वाला, तो क्या होता, डायरेक्ट रैपिडली नीचे गिर जाता है ना। इसमें तीन तीन कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं आपको। पहला वाला जैसे कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसी तरह से कॉन्ट्रैक्शन कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का फेलियर भी होता है। मतलब एक टाइम आ जाता है जब लिफ्ट करते वक्त आपका मसल थक जाता है, ऊपर लिफ्ट नहीं कर पाता है ना। आपने देखा होगा एक्सरसाइज करते वक्त जो डंबल कर्ल करते हैं, ऐसे थक जाता है बीच में, ऊपर उठाने की क्षमता खत्म हो जाती है। इस स्टेज को कहते हैं कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेलियर।
कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेलियर, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का फेलियर आ गया, अब ऊपर नहीं उठाया जा रहा है। अब मान लीजिए कि किसी ने सपोर्ट करके, मेघना मैम एक्सरसाइज कर रही है बाइसेप कर्ल बार लगा के, ये इस तरह से दोनों हाथों में बार पकड़ा हुआ है और वो पुल कर रही है। अब मान लीजिए यहाँ पे प्लेट्स लगे हुए हैं या फिर ये रोप से कनेक्टेड है, जो मशीन होती है बारबेल कर्ल की, उससे, और लिफ्ट करने में फेलियर आ गया है कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर उठाने में सहायता कर रहा हूं या हेल्प कर रहा हूं लिफ्ट करते वक्त, लेकिन नीचे उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ से रिलीज करना है, नीचे छोड़ते वक्त रिलीज करते वक्त अपनी स्ट्रेंथ से करना है। तो ये 20-30% तक पॉसिबल हो जाता है कि मैं लिफ्ट करके दे रहा हूं, फिर छोड़ते वक्त कंट्रोल से वो नीचे छोड़ रही है। पहले एक्सरसाइज करके कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का फेलियर आया था, लिफ्ट नहीं कर पा रही थी, तो उसमें थोड़ा सा हेल्प करके लिफ्ट तो करा दिया, अब छोड़ते वक्त धीरे से छोड़ना है। लेकिन इसमें भी एक स्टेज आता है कि ऊपर से छोड़ते वक्त भी कंट्रोल छूट जाता है मसल का। इस स्टेज को कहते हैं इसेंट्रिक फेलियर। इसेंट्रिक फेलियर, कॉन्सेंट्रिक फेलियर, जो कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कर रहे थे वो लिफ्ट करते वक्त मसल थक गया, अब ज्यादा नहीं उठा पा रहा है या लिफ्ट नहीं हो पा रहा है, तो ये हो गया था कॉन्सेंट्रिक फेलियर। एक टाइम आता है कि नीचे से ऊपर लिफ्ट तो कर दिया, लेकिन छोड़ते वक्त अपने कंट्रोल से छोड़ना है मसल की, और उसमें भी एक फेलियर आ जाता है जब हाथ डायरेक्ट नीचे जाने लगता है वजन को लेके। तो कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के फेलियर के बाद इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेलियर आ जाता है। एक होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेलियर। नी रिहैब के केस में नी के नीचे पिलो रखकर लोगों को लेग एक्सटेंड करने बोलते हैं, या कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए कहा जाता है क्वाड्रिसेप का, और होल्ड करके रखने के लिए कहा जाता है। क्योंकि नी में प्रॉब्लम है, ऑलरेडी जॉइंट में मोबिलिटी कम है, या मोबाइल जॉइंट मोबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, किसी तरह का पेन हो रहा है पेशेंट को, तो ऐसी सूरत में उसको आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन सजेस्ट किया जाता है। और क्वाड्रिसेप को होल्ड करने के लिए कहा जाए, क्वाड्रिसेप यानी फ्रंट थाई मसल, उसके घुटने के नीचे एक छोटा सा पिलो या रोल रखकर नी को लिफ्ट कराया जाता है क्वाड्रिसेप की सहायता से, फ्रंट थाई मसल की सहायता से, और होल्ड करने के लिए कहा जाता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि होल्ड नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं। या फिर मैं, आपने मार्केट से सब्जी लाई है और उसकी बैग ऐसे इस तरह से पकड़ के रखी है एक्सपेरिमेंट के लिए, एक टाइम आएगा कि ये छूटने लग जाएगी, तो ये आपका आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का फेलियर होगा। और तीनों सूरत में मसल ट्रेन हो जाता है, मसल का स्ट्रेंथ डेवलप हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? ये समझाने का कारण क्या था कि मसल्स जो है वो जॉइंट को स्टेबिलिटी देने का काम करते हैं, साथ में मोबिलिटी देने का काम करते हैं। राइट। तो लेयर बाय लेयर अंदर की तरफ चलते हैं, लेयर बाय लेयर अंदर की तरफ चलते हैं बॉडी को एनालिसिस करते हुए। स्किन है, स्किन, स्किन को सेंसेशन दी गई है ना, पता तो चले कहाँ मच्छर ने काटा है, तो सेंसरी सेल्स आ गए, है ना। उसका काम क्या है स्किन का, अंदर का जो फ्लेश है, अंदर का जो बॉडी का मैकेनिज्म है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर है, एक स्किन है ना। मसल्स है, मसल का काम है बोन्स को मोबिलिटी देना, राइट। अगेन उसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए कुछ सेंसरी सेल्स है जो काम करते हैं, है ना, जो जो ब्रेन से कनेक्टेड है। फिर इसमें कई सारे सेंसर्स मैकेनिज्म इन्वॉल्व हुए, है ना। जिस तरह से आपके मोबाइल में फोन लगाने के बाद अगर आप कान की तरफ ले जाते हो और कान पे टच करते हो, तो आप महसूस करोगे कि आपका डिस्प्ले ऑफ हो गया है, ब्लैंक हो गया है। दूर हटाते हो अपने आप डिस्प्ले ब्राइट हो जाएगा।
एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है जो यहां पे लगा होता है स्पीकर के पास। इसके पास आप जब लेके जाते हो, फोन लगाकर कान के पास ले जाते हो, तो अपने आप ये बंद हो जाता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है। ठीक इसी तरह से ब्रेन क्या करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल नर्व सिस्टम जो इसी में से गुजरता है। आपने जो ये देखा है वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक इसी के बीच में से सेंट्रल नर्व सिस्टम गुजरता है। उसमें से जो नर्व निकलती है वो आगे सैटेलाइट का काम करती है, सिग्नल पहुंचाने का काम करते हैं। सेंट्रल नर्व सिस्टम, पेरिफेरल नर्व सिस्टम, लिख लीजिए CNS, CNS, PNS, सेंट्रल नर्व सिस्टम, पेरिफेरल नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम, पेरिफेरल नर्व सिस्टम, ये क्या करती है, बॉडी को कनेक्ट करती है सिग्नल्स देने के लिए ब्रेन से। ठीक है, तो ब्रेन ने कमांड दे दी कॉन्ट्रैक्ट करना है या खाना खाना है, तो बिल्कुल हाथ बाइसेप को कमांड जाएगी, अपने आप बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हाथ मुंह की तरफ जाएगा। ऐसा होता है कि आंखें बंद करके अगर खाना खाओ या खाते वक्त लाइट चली जाए तो हाथ, अरे बाप रे मेरा कान में चला गया, इस तरह से होता है क्या? नहीं होता है। तो मैकेनोरिसेप्टर नाम के सेल्स जो होते हैं, सेंसर्स जो होते हैं, या बॉडी का जो प्रोप्रियोसेप्शन सिस्टम होता है, माइंड टू मसल कोऑर्डिनेशन का सिस्टम, प्रोप्रियोसेप्शन, ये सिस्टम क्या काम करता है, ब्रेन को बाकी ऑर्गन से जोड़े रखता है। ठीक है, तो ये सेंसरी सिस्टम का काम है। अब जो हम खाना खा रहे हैं उसमें से वाइटल एलिमेंट्स स्टोर करने का काम कौन करता है? मसल। मसल में कई सारे वाइटल विटामिन्स, मिनरल्स, जो भी है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज के फॉर्म में मसल रिसेप्टर में स्टोर किया जाता है। और इसीलिए मसल्स को स्टोरेज हाउस भी कहा जाता है। अब यहां एक चीज क्लियर हुई होगी आपको, जब हमने लास्ट टाइम एज रिलेटेड मसल डिजेनरेशन या सार्कोपेनिया का सब्जेक्ट पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि 40 सार्कोपेनिया का लेक्चर हुआ है हमारा? नहीं, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। ओके ओके। जब जब हम आगे सार्कोपेनिया पढ़ेंगे, एज रिलेटेड मसल डिजेनरेशन, तो आपको समझ में आएगा कि ज्यादातर माइंडसेट क्या होता है सोसाइटी में, कि एज हुआ है या हम 45 या 50 प्लस हुए हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा हल्की फुल्की एक्टिविटीज करने की जरूरत है, या योगा या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने की जरूरत है, या फिर सिर्फ वॉकिंग करना जरूरी है। राइट। लेकिन अगर आपको अपने आप को बेड से उठ के खड़ा रखना है, या चलते वक्त नी को लिफ्ट करना है या पैर को लिफ्ट करना है स्टेयरकेस पे डालने के लिए, तो मसल में स्ट्रेंथ चाहिए, है ना? आगे एज रिलेटेड मसल डिजेनरेशन में हम किस तरह से ऑस्टियोब्लास्ट प्रोसेस बंद होने की वजह से बोन मिनरल डेंसिटी या BMD रिड्यूस होने लगता है, और किस तरह से मसल डिजेनरेट होने लगता है, जिस कारण वीकनेस जो कहते हैं, मस्कुलर वीकनेस जो कहते हैं, या मस्कुलर एट्रोफी जो कहते हैं, वो देखने मिलती है 45 क्रॉस करने के बाद। और नटशेल में ये सारी चीजें पढ़ने के बाद, या मसल एक तरह से स्टोरेज हाउस होते हैं या स्टोर रूम होते हैं बॉडी के, ये सब चीजें पढ़ने के बाद आपको प्रिसाइजली क्लैरिटी आ जाएगी कि जिस तरह से जितना इंपॉर्टेंस योगा या ब्रीदिंग एक्सरसाइज को दिया जाता है, उससे दुगना इंपॉर्टेंस मसल ट्रेनिंग को भी देना जरूरी है। ये आपको प्रिसाइजली समझ में आएगा। समझ रहे हो? अब मान लीजिए कि नियप करते वक्त क्वाड्रिसेप या हिप फ्लेक्सर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर एज रिलेटेड मसल डिजेनरेशन या मस्कुलर एट्रोफी फेस कर रहा हूं मैं, मेरे मसल में स्ट्रेंथ नहीं है, तो
नी लिफ्ट करने वाली या नी अप वाली एक्सरसाइज भी मेरे लिए बहुत इंपैक्टफुल हो जाएगी या हेवी हो जाएगी, क्योंकि मेरी मसल में स्ट्रेंथ नहीं है। ये चीजें सुनने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्यों सीनियर एज में भी एरोबिक्स ट्रेनिंग सजेस्ट किया गया है, डांस एरोबिक्स सजेस्ट किया गया है, क्योंकि इसमें मस्कुलर स्ट्रेंथ और मस्कुलर इंड्योरेंस वाली मूवमेंट्स भी इन्वॉल्व है। इस कारण आपके जो पेशेंट्स हैं उनको उसके बेनिफिट्स देखने मिलते हैं डे टू डे एक्टिविटीज में। अब असेसमेंट के तौर पे ये हम दोबारा पढ़ेंगे, असेसमेंट के प्रोटोकॉल जो सब्जेक्ट है हमारा उसमें पढ़ने वाले हैं। लेकिन असेसमेंट के तौर पे चौकड़ी मार के, मराठीत मांडी घालून जसं बसतो आपण, है ना, चौकड़ी मार के बैठते हैं, जमीन पे बिठाइए किसी को और बिना कहीं पकड़े बिना कहीं छुए उठने के लिए कहिए। आप महसूस करोगे कि 10 आउट ऑफ 6 लोग ऐसे होंगे कि जिनको नहीं होता है ये। इंडियन टॉयलेट पे बैठते हैं लोग, उठते वक्त घुटनों में आवाज आना या उठा न जाना, है ना, ये क्या दर्शाता है कि आपका मसल वीक हुआ है और ये आगे चल के प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। आप अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होते हो और अगर आपका मसल मास इंप्रूव होने लगता है या मसल ज्यादा होते हैं आपके पास, तो आपके पास, इन शॉर्ट, स्टोर रूम बड़ा है आपके पास, है ना। एक ऑब्जर्वेशन के तौर पे, जिस घर में, जिस परिवार में 6 लोग हैं, उनके किचन में अगर आप देखोगे तो एवरेज जो जार होते हैं ग्रोसरी स्टोर करने वाले, उसका साइज 750 ml से लेके 1.5 या 2 kg दिखेगा। ग्रोसरी लाई है मार्केट से, दाल लाई है, तो वो 1-1 kg की अमाउंट में आएगी। जिस घर में सिर्फ 2 लोग हैं, उस घर में आपको ये जो जार है, ये जो टिन है, ये 500 ml के दिखाई देगी। कि 8-10 प्रकार की दालें हैं, तो 500-500 ग्राम लाने के बाद हो जाता है कि किसी दिन सब्जी बना ली, किसी दिन पनीर बना लिया, किसी दिन नॉनवेज बना लिया, और बचे हुए दिन दाल बना दी, है ना। तो 500 ml के जो जार होते हैं छोटे छोटे ½ kg के, वो 2 लोगों की फैमिली के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे, है ना। उतना स्टॉक जरूरी है। लेकिन अगर 6 लोगों की फैमिली है और 1 महीने की ग्रोसरी प्लान कर रहे हो, और उनकी केस में अगर 500 ml के टीन हो गए या जार हो गए, तो क्या होगा, उनको बार बार रिफिल करना पड़ेगा। समझ रहे हो, पूरे महीने तक नहीं चलेगी वो ग्रोसरी। गॉट इट। तो आप इस एग्जाम्पल को रिलेट कर लीजिए मसल्स के साथ। थका थका सा महसूस हो रहा है, न्यूट्रिशन ना मिलना ये एक और वजह है, लेकिन न्यूट्रिशन लेके भी बॉडी में स्टोर करने के लिए जगह नहीं है। तो यहां पे मैं सिर्फ मसल ट्रेनिंग प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरह से बाकी एक्टिविटीज को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ठीक उसी तरह से मसल ट्रेनिंग को या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को या मस्कुलर हाइपरट्रॉफी वाली ट्रेनिंग जो होती है, जो मसल को इंक्रीज कर देगी, उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूं। जिस तरह से बाकी एक्सरसाइजेस होती है उतना इंपॉर्टेंस इसको भी दिया जाता है, क्योंकि ये पेशेंट में इन जनरल माइंडसेट होता है कि अब उम्र हो चुकी है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ हल्की फुल्की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी जरूरी है, या फिर सिर्फ और सिर्फ योगा करना जरूरी है। तो 5 कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस में हमने देखा कि योगा फ्लेक्सिबिलिटी कंपोनेंट में आता है, जो कि 5 कंपोनेंट में से एक है, ना कि कंप्लीट है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मस्कुलर स्ट्रेंथ में या मस्कुलर इंड्योरेंस ट्रेनिंग में आता है, जो कि 5 कंपोनेंट में से एक है, ना कि कंप्लीट है। कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग, डांस एरोबिक्स, वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, स्किपिंग, कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग में आता है या कार्डियोवैस्कुलर कंपोनेंट में आता है।
जो कि 5 कंपोनेंट में से एक है, ना कि कंप्लीट है। समझ रहे हो? बनाना एप्पल से बेहतर है या बेस्ट है? तो नहीं, बनाना भी बेस्ट है। या एप्पल पाइनएप्पल से बेस्ट है? तो नहीं, एप्पल भी बेस्ट है, से नहीं, भी। समझ रहे हो? क्योंकि मदर नेचर ने हर एक को एक कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है ना, एक पैकेज दिया है। कुछ एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आम में होते हैं, कुछ एक ऐसे पोषक घटक होते हैं जो बनाना में पाए जाएंगे, कुछ एक ऐसे घटक होते हैं जो एप्पल में पाए जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इन सब का बैलेंस बना के चलना है ना। ऐसा नहीं है कि एप्पल अच्छा है तो हर रोज एप्पल ही खाओ। ठीक है। तो अगले एपिसोड में, अगले लेक्चर में हम वर्टिब्रल कॉलम को और प्रिसाइजली समझेंगे, जिसमें हम लोअर बैक की इंजरीज क्या होती है, एक्सरसाइज परफॉर्म करते वक्त क्या प्रिकॉशन मेजर रखने जरूरी है, ये सब चीजें अगले एपिसोड में या अगले लेक्चर में सुनेंगे। ठीक है। कुछ रिलेवेंट क्वेश्चन? रिलेवेंट? यस। तर म्हणजे आता तुम्ही बोललात की ते बॅलन्स ठेवायला, तर मग म्हणजे आपल्याला हे वेगळं वेगळं बॅलन्स कशा पद्धतीने ठेवू शकतो आपण? आपका ना कल या परसों के लिए सेम टाइम पे 5 कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस और जो फंडामेंटल ऑफ एरोबिक्स है उसका लेक्चर शेड्यूल कर देता हूं मैं। ये उसमें क्लियर नहीं हुआ है ना, इसलिए ये सवाल है। हां हां सर, हां माझे लेक्चर्स नाही झालेत, तर तुम्ही ठीक है। बोलले की जर नवीन बॅच झाली तर मग तुम्हाला ऍड नहीं केलं नहीं, जाईल. इसी में कवर कर लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा आगे। हाँ वही कुछ कुछ वर्ड्स भी मुझे नहीं समझ जी में जी। आए. थोड़ा सा मतलब समझ में आ रहा है, इजी था। हाँ सर. कुछ एक वर्ड्स होते हैं जो सुनने में हेवी लगेंगे या डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन रिपीट रिपीट होते रहते हैं कोर्स में कई बार, तो धीरे धीरे आप यूज टू हो जाओगे उन वर्ड से। काफी सारी चीजें जो होती है, जो एक एक लेक्चर के दूसरे लेक्चर में मैं डिस्कस करता हूँ या ओवरव्यू देता रहता हूँ पीछे वाले लेक्चर का, तो बाय द एंड ऑफ कोर्स काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू दिस सेशन? कुछ नया सीखा, कुछ नया समझ में आया? हाँ सर. जी जी, बोलिए साइली। सर हाँ, एक्चुअली सीखने के लिए तो बहुत अच्छा मिला कि जो मतलब एक मतलब हम लोग को लगते थे अरे ये तो सिंपल है, मतलब वो एक एक चीज एक्सरसाइज हम लोग करते हैं तो वो ध्यान से नहीं करते, मतलब पैर को भी वो कैसे करना है वो इसमें बहुत अच्छे से कि अभी जो करने के टाइम ध्यान से करेंगे, जो बाइसेप्स है मतलब ये सब चीजें जो है वो अभी तो क्लियर हो गई कि हम लोग करते वो परफेक्ट नहीं है, तो ये अभी करने के टाइम हम ध्यान दे सकते, फोकसली कर जी सकते हैं. जी। यस सर. और सर आप बहुत ही अच्छे से बताते एकदम साइलेंसली हाँ कि सर. पूरा क्लियर हो जाता एक्चुअली है. किसी कोर्स में इतना कोई डीपली नहीं नहीं बताता. बताते हैं कि मसल्स कहाँ पर मीन्स प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देते हैं. ठीक है, राइट. दे देते हैं कि ये थियोरी में ये है, मसल्स यहाँ पर है, बट व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट इज एप्लीकेबल, मतलब वो प्रैक्टिस में आने के बाद क्या फायदा होना है ये सब पता चलता है. So we never knew कि flexion extension ये flexion and all the isometric movements and yeah, everything is so important for muscle development. It is very nice lecture. I am like very happy. Concentric, eccentric, इससे क्या फायदा होना है? It's very ठीक। nice. एक एक कोर्स ना एक कम्युनिकेशन की तरह होता है ना। तो Yes sir. कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होता है, एक फीडबैक का लूप होता है ना। मैं बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हो, तो सिर्फ उतना काफी नहीं है, आपने समझना भी जरूरी है। राइट. Yes राइट। sir. और कई बार ना इसको
प्राइस बेसिस भी हम कंसिडर करते हैं। कई बार हम शॉर्ट कोर्सेस लेते हैं रिकॉर्डेड सेशन के, तो वो वन वे कम्युनिकेशन होता है ना। आपको सवाल यस। जब आता है तो यहाँ पे आप हैंड रेज करके वो डाउट क्लियर कर देते हो। रिकॉर्डेड सेशन में क्या होता है कि आप उसका जवाब नहीं पूछ सकते हो, या कुछ एक सवाल अनसुलझे रह जाते हैं, और ये अनसुलझे सवाल आपके प्रोफेशनल जो होता है ना, एक प्रोफेशनलिज्म होता है ना, उसमें किसी छेद की तरह होता है। रही बात टीचिंग की, तो डजेंट मैटर हाउ एजुकेटेड आई एम, है ना, जब तक मैं जिसको पढ़ा रहा हूं उसको अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरी एजुकेशन का या मेरी होशियारी झाड़ने का क्या मतलब है ना। स्क्रीन पर ज्यादातर इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत बेहतर हूं या अच्छा हूं, लेकिन स्क्रीन पे ज्यादातर इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये हमारी अचीवमेंट्स है ना, ये हमारी अचीवमेंट्स है। और वो जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है वो इतना हेवी और इतना ज्यादा साइंटिफिक और डिफिकल्ट लैंग्वेज में होता है, तो उससे ये प्रोजेक्ट किया जाता है कि हमारा एक स्टैंडर्ड है या हमारा एक लेवल है। तो आप कौन से लेवल पे हो मैटर ही नहीं करता है अगर आपका स्टूडेंट सीख ही नहीं पा रहा है ना। तो यहाँ पे ये जो एक्चुअली कोर्स सर, आई हैव डन सो मेनी कोर्सेज ना, जी, तो कभी कभार तो बोल देते हैं गूगल कर दो। अरे ना, इट इज वेरी बैड, मतलब गूगल कर दो, इट्स वेरी बैड कि हम लोग गूगल से पढ़ना है तो हम गूगल ही कोर्स करेंगे, क्यों कोर्स ले क्यों लेते लगाया है। हैं, जी जी जी। हाँ, कई चीजें ऐसी भी होती है कि जो मुझे नहीं पता होती है, तो उस सूरत में मैं हाँ कहता सर। हूँ कि आई विल फाइंड आउट, मैं रिसर्च करता हूँ, हाँ पढ़ लेता हूँ, और मैं जब समझूंगा या उस पे मेरा जब क्लैरिटी आ जाएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। सर, तो सबको सब नहीं पता होता है, वी नहीं कैन होता, नहीं अंडरस्टैंड, होता, लेकिन नहीं होता। अगर हमने कोर्स लगाया है तो टीचर को एटलीस्ट वो आजू बाजू का तो पता होना ही चाहिए जी जी कि बाबा हाँ। और नहीं पता तो दे विल डेफिनेटली टेक एफर्ट्स टू एक्सप्लेन अस जी कि हाँ अभी नहीं लेकिन मैं बाद में बताऊंगा, जी जरूर बताऊंगा। जी सो दे विल रिसर्च एंड टेल अस। फिर वो ये भी बोल सकते हैं आप भी रिसर्च कीजिए, मैं भी रिसर्च करता हूँ, हम लोग कन्वर्सेशन करके ये टॉपिक और भी अच्छा एक्सप्लेन हो जाएगा, हम मतलब और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है हमें। सो हाँ, लेकिन गूगल कर कर लो, ये बहुत बुरी बात है। तो या तो यहाँ फिर पे डांट देते हैं कि यहाँ पे तुमको पता नहीं है क्या। जी जी, ऐसे बोल देते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना होता है हमें कि मेरे पास हाउस वाइफ से लेके, अगर आपने कोर्स के उसमें देखा होगा, तो गायनेक कुछ एक गायनेकोलॉजिस्ट है, कुछ एक फिजियोथेरेपिस्ट है, कुछ एक मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स है, डॉक्टर्स है, बीएचएमएस है, एमबीबीएस है। साथ ही में कोई ऐसा भी है जिसने 10th पढ़ा हुआ है, या एक 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 स्टूडेंट है जो 8th पढ़ी हुई है, लेकिन थोड़ी पढ़ाकू टाइप की है, मतलब बाद में इंटरेस्ट बढ़ जाता है कुछ लोगों का, ये तो फिटनेस फील्ड में है। कुछ एक ऐसे भी लोग हैं जो वाईसीबी बोर्ड के एग्जामिनर है, तो दैट्स उसमें देखा होगा आपने जो वाईसीबी के योगा के कोर्सेस होते हैं उस बोर्ड के एग्जामिनर भी है। एक लेडी है, डॉक्टर उषा रानावटे, फिलोसॉफी के प्रोफेसर है, और योगा भी में योगा के कुछ कॉन्सेप्ट्स में उन्होंने पीएचडी की हुई है डॉक्टर उषा। तो डॉक्टर उषा भी स्टूडेंट रह चुकी है। और कुछ एक ऐसे होते हैं कि 10th पढ़ा हुआ है, हाउस वाइफ है, बुटीक चला रही थी। तो मेरी केस में मतलब टॉप और बॉटम दोनों कवर करना होता है। कई बार ऐसे हो भी यस। जाता है कि जो एडवांस सीखे हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है कि ये तो हमने पढ़ा है, बेसिकली एनाटॉमिकल पार्ट जो होता है उस केस में। अदरवाइज अच्छा लगा सुन के, मतलब यही चीजें क्योंकि बताती थी। एनाटॉमी ये टॉपिक हर एक कोर्स में रहता है, बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दे डोंट एक्सप्लेन अस दैट, मतलब इतना एलोबरेटली इतना एक्सप्लेन नहीं करते कि जी प्रैक्टिकल नॉलेज एप्लीकेशन क्या होता है, सब नहीं बताते हैं। और फिर क्या, एनाटॉमी तो बचपन से सीखते आते हैं कि जी वर्टिब्रे है ये है, लेकिन उसका एक्चुअल में क्या फायदा है क्या नहीं है, कहाँ पर एप्लीकेट, बिकॉज वी आर स्टडिंग फिटनेस, जी तो फिटनेस के हिसाब से मसल्स कहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सब नहीं बता रहे हैं। थैंक यू कि आप बता रहे हैं, सो वी हम्म, कैन अप्लाई एवरीथिंग।
on us, on our clients, of course, on our clients also. जी जी Yes. कुछ सवाल रिलेटेड टू कोर्स दिस सेशन क्लियर हुआ ये हाँ सर इजी है Yes. इसका स्क्रीनशॉट बना के वर्टिब्रल कॉलम अगर पढ़ना है स्क्रीनशॉट बनाइए ये मेथड इस्तेमाल कीजिए दिन में हम 50 या 100 बार मोबाइल स्क्रीन देखते हैं तो नहीं नहीं इसका नहीं स्क्रीनशॉट करना है आप गूगल करके इमेज डाउनलोड कर लीजिए एक वर्टिब्रल कॉलम हो या मस्कुलर सिस्टम हो किसी की भी आपको उसमें से जो प्रिसाइज लगे वो इमेज आप कर लीजिए वहां से डाउनलोड और उसको वॉलपेपर पे रख लीजिए अब दिन भर में अगर आप 50 बार मोबाइल देख रहे हो तो दिमाग में यह रखना है कि एक बार तो मैं इस पे नजर मारूंगी अब मान लीजिए कि सेक्शन वाइज कर रहे हैं तो आज अपर बॉडी पे नजर मारते रहूंगे उसमें कौन से बड़े मसल्स है मेजर मसल माइनर मसल तो सरफेस एनाटॉमी ही पढ़ना जरूरी होता है हमारे लिए बड़े बड़े जो मसल्स होते हैं और फिर बड़े हो जाएंगे तो क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है तो डीपर मसल को स्टडी करना शुरू कर दो लेकिन ये काउंसलिंग का स्किल या कम्युनिकेशन स्किल जो होता है बीइंग ए प्रोफेशनल उस हिसाब से या उस तौर से बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप उसको इंक्लूड करते हो आपके कम्युनिकेशन में कि कोई नी से प्रॉब्लम लेके आया है और आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो कि क्यों नी पेन हो रहा है तो क्योंकि एज रिलेटेड मसल डिजेनरेशन है आपने 40 क्रॉस कर चुके हो आपका बोन मिनरल डेंसिटी कम हो रहा है या एक्सेस इनटेक ऑफ टी कॉफी आपका बोन मिनरल डेंसिटी रिड्यूस हो रहा है कैल्शियम लॉस हो रहा है ऐसे कई सारे रीजंस है और उनमें से एक मेजर रीजन ये भी है कि आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ रिड्यूस हुआ है तो अगर आप क्वाड्रिसेप को और हैमस्ट्रिंग को या मसल्स अराउंड योर नी स्ट्रेंथन करते हो तो क्या होगा घुटने पे आने वाला इंपैक्ट मसल खींच लेगा है ना तो आप जब उनको एक्सप्लेन करने लग जाते हो और आपके पास एक वोकैबुलरी होती है एनाटॉमी की तो एक इंप्रेसिव इमेज भी आपकी बनती है उनके सामने समझाना खैर समझ में तो नहीं आता है इनको भी पेशेंट को लेकिन एक इमेज आप इस्टेब्लिश करते हो और काम करना आसान हो जाता है फेथ जो है वो बिल्ट हो जाता है तो रुकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में वर्टिब्रा को और अच्छे से एक्सप्लोर करने में राइट थँक्यू सर थँक्यू सो मच खूप छान Thank you, sir. वाटलं सर थँक अजून यू एक सर विचारायचं आहे की मला म्हणजे ते रेकॉर्डेड लेक्चर्स किंवा हे पाहिजे किंवा नोट्स वगैरे ते हो कसं आय फाउंड युअर मेसेज यस्टरडे तर ते मी सांगतो तुम्हाला कसं डाउनलोड करायचं ओके आणि नोट्स सर आपल्याला हे मिळतील का त्याच्यावर आहेतच नोट्स प्रिंटआउट्स काढू शकतो थँक्यू थँक्यू सो मच सर Thank थँक्यू Thank you, sir. थँक्यू